CH-141 आफ्टर 3 मंथ्स। इसी तरह 3 महीने बीत गए। अनिका का टमी का उभार थोड़ा दिखने लगा। घर वाले बेसब्री से बच्चे के आने का इंतजार कर रहे थे। एकांश भी बेताब हो रहा था जैद अपने अजन्मे बच्चों को गोद लेने के लिए, जो इस दुनिया में आते ही उसे बाप बनने का सुख देता। एकांश को खबर मिली थी कि संदीप अग्निहोत्री और तुषार दोनों ही पॉइजन रिएक्शन की वजह से मर चुके हैं। दोनों की लाश एकांश ने सीसीटीवी फुटेज पर देखी थी। कहा गया था कि उनकी लाशें इस तरीके सड़ चुकी थी कि दोनों के चेहरे भी पहचान में नहीं आ रहे थे। पॉइजन का रिएक्शन ही कुछ ऐसा था। साथ ही उन दोनों के लाश में एक ऐसा वायरस पैदा हो गया था जिसके संपर्क में जो कोई भी आता वो भी बीमार पड़ जाता। इसलिए उन दोनों की लाशों को एक एयरटाइट कंटेनर में बंद करके 2 अलग अलग जगह पर ले जाकर समुद्र में डाल दिया गया। ये सब तो एकांश के आगे का सीन था, मगर क्या सच में एकांश के इतने बड़े बड़े जानी दुश्मन इतनी जल्दी मर गए? ये तो वक्त ही बताएगा। वही अर्जुन के जीजाजी को जब ये पता चला कि वो जमीन किसी और के नहीं बल्कि माफिया लीडर एकांश ओबरॉय की बीवी अनिका ओबरॉय माथुर की है, तो उसने अर्जुन को इस चीज में घुसने से पहले ही पीछे खींच लिया। इन 3 महीना में सौम्या भी अपनी मॉम के घर वापस जा चुकी थी, क्योंकि मिहिर से शादी करने के बाद भी उसे कोई फायदा नहीं दिखाई दे रहा था। मिहिर सौम्या के जाने के बाद एकांश का ऑफिस ज्वाइन करने लग गया। सौम्या ने अचानक ही अपने रंग दिखा दिए थे मिहिर को, जब उसे बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में दोबारा काम जो मिलने लग गया। मिहिर ने भी तौबा कर ली कि अब वो किसी लड़की के चक्कर में नहीं पड़ेगा, अब वो अपना करियर बनाएगा एकांश के साथ। दोनों भाई साथ में ऑफिस जाते, जिससे काव्या जी को भी काफी खुशी मिली। हालांकि एकांश ने अपने गलत कामों के बारे में अभी तक मिहिर को भनक तक नहीं लगने दी। वो बस ऑफिस के कुछ जरूरी प्रोजेक्ट और मीटिंग्स अटेंड करता था, साथ ही वो फाइनेंस को भी मद्देनजर रखे हुए था। वीर और बिन्नी केमिस्ट्री में थोड़ा सा भी सुधार नहीं आया था, लेकिन वीर अब कॉलेज खत्म होने के बाद बिजनेस कोर्स के लिए विदेश जाने वाला था, जिससे बिन्नी का दिल और ज्यादा टूट गया। पहले ही वो वीर से अपने लिए जिस अटेंशन की उम्मीद करती थी वो उसे नहीं मिल पा रही थी, और ऊपर से वीर का इस तरह अचानक जाने का फैसला लेना उसके दिल पर छुरी चलाने वाला काम कर रहा था। वैसे वीर जा तो वो आरव के पास ही रहा था लंदन। आवेश जो एकांश के पिता के हम शक्ल भाई थे और कुछ महीनों से एकांश के कहने पर वो घर में आलोक ओबरॉय बनकर रह रहे थे, वो इन महीना में रातों रात न जाने कहाँ गायब हो गए। इन 3 महीनों में शरारत भी अपने पैर पर खड़ी होने की कोशिश कर रही थी। इसीलिए उसने अयान से परमिशन और मदद लेकर अपने कॉलेज के कुछ आर्थिक तौर पर कमजोर स्टूडेंट के साथ, जो कि उस कॉलेज में स्कॉलरशिप के जरिए पढ़ने आए थे, एक बहुत बड़ा कैफे शुरू किया, जो कि उनके कॉलेज के सामने ही काफी बड़े प्रॉपर्टी में था, और प्लानिंग भी बहुत अच्छी की थी शरारत ने इसके लिए, और जिसके लिए इन्वेस्टमेंट के तौर पर शरारत में अयान से पैसे ना लेकर अपने मनाली वाले घर के पीछे की जमीन का थोड़ा सा हिस्सा बेच दिया। शरारत के पास आइडिया पहले से ही था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इस आइडिया पर कभी अमल करेगी। एक अच्छा सा मैनेजर उन दोनों ने अपॉइंट किया और कैफे का आज ही उद्घाटन होना है। आज के उद्घाटन के लिए शरारत ने पीले रंग का कुर्ता सलवार पहना हुआ था, साथ में उसने गुलाबी रंग की सिल्की लंबी चुनरी डाली हुई थी। आज उसका लुक इंडियन ड्रेस अप में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। अयान इस वक्त ब्लैक कलर के शर्ट पैंट में था, और उसे 25 साल के अयान का दिल शरारत देखकर जोरों से धड़कता रहा था। शरारत आज तो बहुत ज्यादा बिजी थी। वो हर चीज सोच समझकर अपने दोस्तों के साथ कैफे के लिए कर रही थी। शरारत का दिमाग काम में लगा हुआ था और वो सबको कम समझा रही थी। तभी अचानक से पीछे से किसी ने
उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचते हुए एक्सप्रेशन लेस भाव के साथ उसके चेहरे को देखने लगा। शरारत एकदम से अयान से टकरा गई तो वो अयान के चेहरे को गर्दन देखते हुए व्यंग मुस्कुराते हुए पूछने लगी, अंडस को क्या हुआ अयान? अयान शरारत बालों को उसके कान के पीछे करते हुए उसके गाल पर हाथ रख के उसे बारीकी से देखते हुए बोला, अंडस को आई एम प्राउड ऑफ यू शरारत। तुमने इन 6 महीनों में तुमने अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से बदल लिया है। मैं यही चाहता था तुमसे। शरारत अयान की बात पर मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को देखकर बोली, अंडस को आई नो अयन, तुमने जो कुछ भी किया उसे भूलना मुश्किल है, लेकिन ये सब जो मैं कर रही हूँ ये सब मैं तुम्हारे बगैर मैं कभी नहीं कर पाती। अगर मेरे पेरेंट्स मुझे देख रहे होंगे तो कितने खुश होंगे ना। अयान शरारत के बचकाने चेहरे को देखते हुए बोला, अंडस को और मैं भी। शरारत अयान का कॉलर अपने हाथों से ठीक करते हुए क्यूट सी स्माइल अयान को पास करते हुए बोली, अंडस को आई नो तुम तो मुझसे भी ज्यादा खुश हो। लाइफ में पहला ऐसा लड़का देखा है जो किसी लड़की को कामयाब करने के लिए इतना सब कुछ कर सकता है। बट अब मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे घर पर नहीं रहना चाहिए। इतने सारे मेरे दोस्त हो गए हैं, सब मुझे तुम्हारे साथ रहता देख न जाने क्या क्या सोचते हैं। क्या कहते होगे? सोच रही हूँ यही पास में कोई फ्लैट ले लूँ, मैं वहां जाकर रह लूंगी। शरारत की इतनी बात सुन अयान के चेहरे का रंग उड़ गया और वो शरारत घूरते हुए बोला, अंडस को तुम्हें मेरे साथ रहने में कोई प्रॉब्लम है? शरारत अयान को समझने के लिए अपना चेहरा ना में हिलाते हुए बोली, अंडस को नहीं अयान, मुझे तुम्हारे साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दुनिया मुझे तुम्हारे साथ रहता देख क्या सोचेगी? फिर अयान बीच में बोल पड़ा, अंडस को क्या सोचेगी? शरारत फिर से बोली, अंडस को वही सोचेगी जो नहीं सोचना चाहिए। अयान शरारत फिर बोला, अंडस को और क्या नहीं सोचना चाहिए? शरारत गहरी सांस लेकर हार मानते हुए से बोली, अंडस को अयान, एक लड़का और एक लड़की एक साथ नहीं रह सकते। हम जितने ज्यादा लोगों के कांटेक्ट में आ रहे हैं उतने ज्यादा लोग हम दोनों के बारे में जान रहे हैं, और मुझे अच्छा नहीं लगता वो जो भी हम दोनों को एक साथ देखकर रिएक्ट करते हैं। समझने की कोशिश करो, एक फ्लैट ले सकती हूँ मैं, और तुम्हारा जब भी मन करेगा मुझसे मिलने आ जाना। अब तो हम बहुत अच्छे दोस्त भी हैं ना। अयान जीरो एक्सप्रेशन के साथ शरारत से बोला, अंडस को क्या मैं उस फ्लैट में तुम्हारे साथ रह सकता हूँ? शरारत आंखें बड़ी करके चौंकते हुए अयान को देखकर बोली, अंडस को व्हाट, तुम समझ भी रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ तुमसे? मैं तुम्हारे घर नहीं रह सकती तो तुम कैसे? अयान मुंह लटकाए हुए शरारत से नजरें फेर कर सामने बड़े से कैफे जिसका अभी उद्घाटन होने ही वाला था को देखते हुए बोला, अंडस को अब तुम भी मुझे छोड़कर जाओगी? सब तो छोड़कर जा ही चुके हैं। ओके जाओ, फ्लैट का इंतजाम तुम्हारे लिए हो जाएगा। शरारत अयान का हाथ पकड़ उसे अपने सामने करते हुए धीरे से बोली, अंडस को अयान, समझने की कोशिश क्यों नहीं करते तुम? एक टाइम पर तुम्हारी फैमिली होगी, हमें एक दूसरे की ऐसी आदत नहीं लगानी चाहिए। और फिर अयान सीधे सीधे शरारत की आंखों में देखकर बोल बैठा, अंडस को अगर हम दोनों एक दूसरे की फैमिली बन जाए तो? आई नो तुम्हारी नज़रों में मैं इतना अच्छा इंसान नहीं हूँ, बट आई केयर फॉर यू। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, बिल्कुल भी नहीं। ये बात शरारत से अयान जैसा इंसान जो कि अपना बदला लेने के लिए किसी को भी मौत के घाट उतार सकता था, वो बोल रहा था। अयान, हम लोगों अभी बहुत यंग है, मैं 20 और तुम 25 ए, तुम्हें अपना करियर बनाना चाहिए अभी, और मेरा भी करियर अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। और हम दोनों फैमिली कैसे? अयान शर्त को देखते हुए उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर उसके हाथ के स्किन पर अपना अंगूठा चलते हुए बोला, अंडस को हम दोनों एक साथ रहेंगे शरारत, और मैं अपना करियर क्या बनाऊं? आई एम डूइंग जॉब इन एसो प्राइवेट लिमिटेड इंडस्ट्रीज,
कॉलेज भी क्लियर कर लिया है मैंने, और तुम 3rd ईयर में आ चुकी हो। इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? हम दोनों एक साथ रहेंगे और बहुत कुछ कर लेंगे। तुम्हें जितना वक्त लेना है सोने के लिए ले लो, और प्लीज हाँ ना कोई भी जवाब देने से पहले तुम मेरा घर नहीं छोड़ोगी। तुम्हें वही रहना है। इनफैक्ट जब तक तुम खुद मुझे जवाब नहीं देने आओगी, मैं दोबारा इस बारे में बात नहीं करूंगा। लेकिन जब मुझे लगेगा कि अब बहुत टाइम हो गया है, तो मैं जरूर पूछूंगा तुमसे, ओके? शरारत अयान के चेहरे को देखकर बोली अंडस्को, इन सब के लिए मैं बहुत छोटी हूँ अयान, लेकिन फिर भी मुझे वक्त चाहिए। अयान खुशी से बोला अंडस्को, यू वांट टाइम? तो ले लो अंडस्को। और फिर कैफे के उद्घाटन का वक्त हो गया। शरारत ने अपने बाकी टीम मेंबर्स के साथ अयान का हाथ पकड़ते हुए कैंची से रिबन काटा, और उसने अपने पूरी जिंदगी के सपने अपने उसे बड़े से कैफे में अयान का हाथ पकड़कर अपना पहला कदम रखा। इधर बिन्नी के एग्जाम्स क्लियर हो गए थे, तो वो अनिका की देखभाल करने के लिए अपने घर से परमिशन लेकर ओबरॉय मैंशन आज रहने आ गई। अनिका और बिन्नी दोनों बहुत मौज मस्ती कर रहे थे। एकांश ऑफिस के लिए निकलने वाला था। उसने ध्यान दिया कि अनिका बिन्नी के साथ ही बहुत ज्यादा बिजी है, और एकांश की तरफ तो एक बार भी मुड़कर नहीं देख रही। एकांश के कमरे में ही अनिका और बिन्नी बेड पर बैठे एक दूसरे से बहुत सारी बातें कर रही थी, जैसे सदियों से एक दूसरे से ना मिली हो, जबकि मिलते वो रोज थे। एकांश तैयार हुआ और ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर अपने बाल सेट किए। फिर उसने अपना कोट पहना और एक नज़र अनिका को मुड़कर देखा। अनिका ने अभी भी एकांश पर नजर नहीं डाली। वो बस अपने फूले हुए पेट पर हाथ रखकर कभी अपने पेट को सहलाती, तो कभी बिन्नी की चपड़ चपड़ सुनती और खुद भी बहुत ज्यादा बोलने लगती। एकांश इरिटेट हो गया अपने आप को इतना इग्नोर होता हुआ देख। उसने 2 मिनट ब्लूटूथ पर अपने आदमी से किसी डील के बारे में बात किया, और फिर ब्लूटूथ कनेक्ट करके वो सीधा अनिका और बिन्नी के पास खड़ा हुआ। अनिक बिन्नी जो बात कर रही थी, एकदम से गर्दन उठाकर एकांश को देखने लगी। अंडस्को बिन्नी जल्दी से बेड पर से उठ खड़ी हुई और व्यंग मुस्कुराते हुए एकांश जो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था से बोली, अंडस्को जीजो आप और अनिका से बात करिए, मैं चलती हूँ। आई थिंक आज हमने कुछ ज्यादा ही गॉसिप कर है। तभी अनिका बिन्नी से बोली, अंडस्को कहाँ जा रही है तू? प्लीज मेरे पास बैठ ना। एक तो पूरा दिन मुझे इसी रूम में रहना पड़ता है, मिस्टर थर्की की वजह से इन्होंने मेरा बाहर निकलना जो बंद कर रखा है, और ऊपर से अब तू भी जा रही है। नॉट फेयर। एकांश बीच में बोल पड़ा। अंडस्को बिन्नी चतुर्वेदी, तुम दोबारा वापस आ जाना मेरे बाद जाने के बाद। 10 मिनट मुझे और मेरी बीवी को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने दो। बिन्नी जल्दी से हाँ में सिर हिलाकर कमरे से बाहर निकल गई। वो 1 सेकंड नहीं रुकी। अनिका उसे जाते हुए देखकर मुंह बनाने लगी और गुस्से से एकांश को अपनी निक्की जैसी शक्ल बनाकर बोली, अंडस्को तुम उसे भगा क्यों दिया? एकांश अनिका की आंखों में आंखें डालकर उसे देखते हुए बोला, अंडस्को बिकॉज मेरी स्वीटहार्ट किसी और से ज्यादा बातें करें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अनिका एकांश के चेहरे से मुंह फेरते हुए बोली, अंडस्को रहने दो। सुबह थोड़ा सा वक्त और शाम को थोड़ा सा वक्त, दिन में 2-3 बार कॉल्स। बस यही हो गया है तुम्हारा। मेरे साथ मेरा बेबी और मैं कहीं घूमना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारा फिर वही ड्रामा। मैं अकेले कहीं बाहर नहीं जा सकती और तुम्हें अभी थोड़ा बहुत कम है। अगर तुम मुझे कहीं घूमने नहीं ले जाओगे तो मेरी एक बात ही मान लो। एकांश सवालिया अंदाज में अनिका से पूछने लगा, कौन सी शर्त? आगे जारी है। CH 142, तुम्हें अब भी शर्म आती है? प्रेगनेंसी के 6 महीने में अनिका काफी बोर हो गई, क्योंकि उसे बाहर जाने नहीं दिया जा रहा था, और जब भी उसे बाहर जाना होता था
या तो एकांश उसके साथ जाता था या फिर उसके पीछे बॉडीगार्ड का झुंड लगा दिया जाता था, जिनके बीच अनिका काफी अनकंफर्टेबल महसूस करती थी। इसलिए खुद उसने अपनी मर्जी से ही बाहर जाना बंद कर दिया। बेचारी के एग्जाम क्लियर हो गए थे और अभी कॉलेज भी शुरू नहीं हुआ था। ऐसे में उसने एकांश से शिकायत की और मुंह फुलाए हुए बोली, अंडरस्को प्लीज मेरी एक बात मान लो। एकांश सवालिया अंदाज में अनिका को देखते हुए उसे पूछने लगा, क्या बात मानूं मैं तुम्हारी स्वीट हार्ट? फिर अनिका पूरी एक्साइटमेंट के साथ एकांश का हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर अपने नर्म कोमल हाथों से उसके सख्त हाथ को सहलाते हुए उसकी आंखों में प्यार से देखकर क्यूट सा चेहरा बनाते हुए बोली, अंडरस्को मुझे ना प्रेगनेंसी से पहले जो लड़कियां फोटोशूट करवाती है ना, वो करवाना है। एकांश आईब्रोज उचकाते हुए अनिका को देखकर पूछने लगा, अंडरस्को फोटोशूट? ये कौन सा शौक हुआ तुम्हारा? अनिका मुंह बनाते हुए बोली, अंडरस्को देखो मैंने ऑनलाइन देखा है, जितनी भी सेलिब्रिटीज होते हैं ना, सब अपने बच्चों के पैदा होने से पहले ऐसा ही फोटो शूट करवाते हैं। मुझे भी करवाने का मन हो रहा है। हम घर में ही करवा लेंगे ना ऐसा फोटो शूट। कितना बड़ा घर है ये, किसी कोने में मुझे और मेरी हैप्पीनेस को जगह दे दो प्लीज 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 प्लीज। अनिका एकांश को मनाने लगी। एकांश जीरो एक्सप्रेशन वाले चेहरे के साथ अनिका को देख रहा था। उसने कुछ सोचते हुए अनिका को जवाब दिया, अंडरस्को ओके, बट तुम्हें भी मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। अनिका मुस्कुराते हुए एकांत से पूछने लगी, क्या शर्त है तुम्हारी? देखो कुछ अजीब सी डिमांड मत कर देना, अब मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ तुम्हारे साथ रोमांटिक होने में, समझे? एकांश अनिका के चेहरे को बारीकी से देखते हुए हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, अंडरस्को मेरी स्वीटहार्ट का दिल तो मुझसे भी ज्यादा ठरकी है। तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारी इतनी सेंसिटिव हालत में जिड मैं तुम्हारे साथ कुछ उल्टा सीधा करूंगा? अनिका आंखें बड़ी करके मुंह फाड़े एकांश को देखते हुए बोली, अंडरस्को मतलब कुछ नहीं करोगे? तो फिर क्या शर्त है तुम्हारी? टेल। एकांश ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे लिए केयरटेकर अपॉइंट कर रहा हूँ। अनिका चौंकते हुए बोली, अंडरस्को केयरटेकर और वो भी मेरे लिए? बट क्यों? मैंने बिन्नी को बुला लिया ना, हम दोनों मिलकर तुम्हारे बच्चे को संभाल लेंगे। एकांश आइज एक बार ब्लिंक करते हुए बोला, अंडरस्को हाँ स्वीटहार्ट, व्हाई यू डोंट अंडरस्टैंड? परसों मिस ओबेरॉय ने बताया कि तुम लेडी मंकी की तरह उछल उछल कर चल रही थी और फिसलती फिसलते बच गई। क्या था वो सब? अनिका एकांश को आंखें दिखाते हुए अपना उतरा हुआ मुंह लेकर बोली, अंडरस्को देखो अब वो बात मुझे दोबारा याद मत दिलाओ, उसके लिए परसों तुम पहले ही मुझे बहुत डरा चुके हो और बदले में तुमने मुझे बहुत सारा बाइट भी किया। अपनी गलती तो तुम कभी नहीं बताते, हर हफ्ते मेरी बॉडी पर तुम्हारे दांतों के निशान होते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा उछल ली तो तुम्हें इतना बुरा लगा। एकांश अनिका के छोटे छोटे हाथों को अपने सख्त हथेली में भरते हुए उसकी आंखों में देखकर कोल्ड वॉइस में बोला, बिकॉज आई केयर फॉर यू स्वीट हार्ट। जब से बेबी तुम्हारे पेट में है तब से तुम भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गई हो। तुम्हें थोड़ी सी भी चोट लगे या खतरा हो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। अनिका फिर से आंखें बड़ी करके मुंह फाड़े एकांश उसको देखकर बोली, अंडरस्को हो, ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी, कितने झूठे हो ना तुम मिस्टर ठरकी। और फिर अनिका ने अपनी गर्दन से स्कैफ हटाकर एकांश को अपना गला दिखाते हुए कहा, अंडरस्को ये देखो, और फिर उसने अपने गर्दन पर एक जगह अपनी उंगली रखी और एकांश को दिखाते हुए बोली, अंडरस्को यहाँ गर्दन पर बाइट का निशान देख रहे हो? ये परसों तुमने काटा था, अभी भी दर्द होता है यहाँ पर और निशान तो जा ही नहीं रहा। बिन्नी आ गई है तो मुझे स्कैफ ओढ़ना पड़ता है, वरना वो मुझे इतना चिढ़ाएगी, इतना परेशान करेगी। इस बाइट मार्क को देखकर ना कि मैं शर्म के मारे पानी पानी हो जाऊंगी। अनिका की बात पर एकांश हल्का सा मुस्कुराते हुए अपना हाथ उसकी गर्दन तक ले आया
और उसकी गर्दन पर अपना हाथ चलते हुए एकदम से थोड़ा सा उसे अपनी तरफ खींचते हुए उसके होठों के करीब आकर अपनी सांसें उसके होठों पर छोड़ते हुए बोला, अंडरस्कोर रियली स्वीट हार्ट, मुझ जैसे बेशर्म आदमी के साथ इतने टाइम रहने के बाद भी तुम्हें अभी भी शर्म आती है? एकांश जब बोल रहा था तब उसकी सांसें अनिका के होठों पर पड़ रही थी, जिसे महसूस करते हुए अनिका ने अपनी आंखें एक पल के लिए बंद कर ली थी। अब अनिका ने आंखें खोली और गहरी सांस लेने लगी। वो एकांश के सांसों के नशे में आधी आंखें बंद कर लेती है। तभी उसे एहसास होता है कि वो क्या कर रही है। शी इज प्रेग्नेंट, और अगर वो अपना काबू खोने लगी तो एकांश तो और ज्यादा उसे पर हाइपर हो जाएगा। इसलिए उसने एकदम झटके से आंखें पूरी खोल के हुई नजरों से देखकर बोली, अंडरस्को मुझे बहकाओ मत मिस्टर ठरकी, सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करो मुझसे, समझे? एकांश ने अभी भी अनिका को अपने चेहरे के बिल्कुल करीब किया हुआ था। दोनों इतने करीबी से ही बात कर रहे थे। तभी एकांश अनिका की आंखों में थोड़ा सख्ती देखते हुए अपनी सख्त शत मर्दाना आवाज में कहा, अंडरस्को तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा ही नहीं चलती स्वीट हार्ट, बिल्कुल कैची की तरह। तुम्हें पता है ना, मुझे ज्यादा बोलने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं। अनिका फिर से उसे सीधे सीधे जवाब देते हुए बोली, नहीं पता और पता भी नहीं करना। मैं जैसा बोलता हूँ वैसा तुम्हें सुना होगा, बिकॉज तुम्हारी वजह से मैं इतना कुछ झेल रही हूँ। एक तो तुम्हें मैं नहीं झेल पाती, ऊपर से तुम पता नहीं कौन सी केयरटेकर लाकर मेरे सर पर पटक दोगे। तुम्हारे बॉडीगार्ड्स क्या मुझे पर निगरानी रखने के लिए कम थे क्या? हद होती है यार, मुझे तो बिल्कुल एंटीक पीस बनाकर रख दिया है तुम लोगों ने। एकांश अनिका की गर्दन से हाथ थोड़ा नीचे सरकाते हुए उसकी पीठ तक लाकर दूसरा हाथ उसके गाल पर रखते हुए उसके गाल पर धीमे धीमे अंगूठा रब करके अनिका के सॉफ्ट पीची गाल को देखते हुए बोला, एंटीक तो हो मेरे लिए तुम स्वीट हार्ट, एंटीक, एक्सपेंसिव, दुनिया की जितनी भी कीमती चीजों के नाम होते हैं सब हो तो मेरे लिए। अनिका एकांश के हार्ड फेस को देखते हुए धीरे से बोली, अंडरस्को तो फिर मान जाओ ना, मुझे फोटो शूट करना है। और फिर अनिका ने पूरे कमरे पर नजर घूमते हुए एकांश की तरफ दोबारा देखकर कहा, अंडरस्को इस पूरे कमरे में मुझे अपनी और बच्चे की फोटो लगानी है, और हाँ फोटोशूट में तुम भी मेरे साथ रहोगे। अनिका का लास्ट सेंटेंस सुनते हैं एकांश के दोनों आईब्रो चढ़ गई और वो थोड़ा सख्त होकर अनिका से बोला, अंडरस्को तुम्हें पता है ना स्वीट हार्ट, मुझे ये फोटो शूट वगैरह अच्छा नहीं लगता। जो करना है तुम अकेले कर लेना, और हाँ तुम्हारी बिन्नी भी तो होगी ना तुम्हारे साथ, अकेली थोड़ी रहोगी तुम। अनिका फिर से अपना चेहरा ना मिलते हुए बोली, अंडरस्को नहीं, ओनली मामा ही क्यों, डैड का भी तो फोटोशूट होनी चाहिए ना। अनिका भी थोड़ा तन के बोली, अंडरस्को अब ज्यादा जिद मत करो मिस्टर ठरकी, एक तो वैसे ही तुमसे बहुत कम चीज मांगती हूँ मैं, क्योंकि हर चीज के बदले मुझे तुम्हें कुछ ज्यादा ही पे करना पड़ जाता है, और फोटो शूट कल ही करना है मुझे, इसलिए आज ही कोई अच्छा सा फोटोग्राफर अपॉइंट कर लो। मैं कुछ नहीं जानती, एकांश बात पर गहरी सांस लेकर छोड़ते हुए बोला, अंडरस्को फाइन स्वीट हार्ट, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं जरूर आऊंगा, लेकिन तुम्हारा काम हो जाएगा। अब खुश अनिक क्यूट कीटन जैसा फेस बनाकर मुस्कुराते हुए एकांश को जवाब देती है, बहुत ज्यादा खुश, थैंक यू माय हैंडसम ठरकी हस्बैंड। अनिका की बात पर ऐलान थोड़ा सा इरिटेट होते हुए एक हल्की सी सांस लेकर बोला, अंडरस्को तुम्हारा ये ठरकी नाम मुझे इरिटेट कर देता है स्वीट हार्ट। अनिका फिर से मुस्कुराकर एकांश के सख्त गाल पर अपना एक हाथ रखकर उसे प्यार और नजाकत से देखते हुए बोली, अंडरस्को लेकिन मैंने तो तुम्हारा ये नाम रख दिया तुम्हारे नेचर के हिसाब से। एकांश भी टाइम अपने रिस्ट वॉच में देखते हुए बोला, अंडरस्को ओके अब मुझे जाना होगा, एक मीटिंग है, उसके बाद में तुम्हें मैं कॉल करूंगा, उससे पहले तुम खाना खा लेना, वरना एकांश का वरना
शब्द धमकी भरा लग रहा था, जिसे सुन अनिका ने नाक पिचकाते हुए कहा, अंडस को पता है, वरना तुम्हारा हार्डली किस और बाइट दोबारा शुरू हो जाएगा। इसके अलावा तुम्हें और आता है क्या है? तभी एकांश के चेहरे पर एक हल्की स्माइल आ गई, जिसके साथ उसने अनिका को जवाब दिया, अंडस को आता तो बहुत कुछ है स्वीट हार्ट, एंड यू नो, बट अगर कुछ भी किया तो इस हालत में तुम मुझे जेल नहीं पाओगी। एकांश ये लास्ट के कुछ सेंटेंस कुछ इस तरीके से बोल रहा था कि जिसे सुन अनिका के अंदर गुदगुदी और एक अजीब सा एहसास दौड़ गया और उसने जल्दी से एकांश के चेहरे से अपनी नजर फेरते हुए उससे पीछे होते हुए बेड पर इधर उधर देखकर कहा, अंडरस्कोर मिस्टर थर्की, तुम्हें ऑफिस जाना था ना? आई थिंक तुम्हारा टाइम हो गया है, जाऊं, मैं अपना ख्याल रखूंगी। अनिका की नजरें नीचे ही थी, तभी उसे अपने गाल पर कुछ गरम सा महसूस हुआ। एकांश ने उसके गाल पर आकर एक सॉफ्ट किस कर दिया और फिर सीधे खड़े हो गया। अनिका नजर उठाकर एकांश को देखने लगी, तभी एकांश ने एक आंख मारकर अनिका को चौंका दिया और फिर चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लेकर ये अपना ऑफिस बैग उठाकर बाय स्वीट हार्ट बोलकर कमरे से निकल गया। अनिका नॉटी स्माइल के साथ बोली, अंडरस्कोर थर्की कहीं का, कभी कभी इस पर इतना प्यार आता है ना कि मन करता है इसे कहीं जाने ना दूं, अपने पास ही रखूं। और फिर वो गहरी सांस लेकर आइस रोल करते हुए अपने पेट की तरफ देखकर अपने बेबी से बोली, अंडरस्कोर मगर तुम हो ना, अब उसके साथ तुम भी मेरा दिमाग खाओगे बहुत ज्यादा। लेकिन कोई बात नहीं बच्चा, बस अपने बाप पर मत जाना, वरना तुम्हारी कोई पार्टनर आएगी तो पता नहीं तुम उसका क्या करोगे। अब मैं ये क्या सोचने लग गया, मेरा बेबी बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, सीधा साधा होगा और अपनी पार्टनर को बहुत खुश रखेगा। अनिक फिर से इरिटेट होते हुए बोली, इतना आगे का कैसे सोच लिया मैंने? अभी तो तुम इस दुनिया में आते भी नहीं हो। बट आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर बेबी, जल्दी से बाहर आ जाओ, हम दोनों बहुत मस्ती करेंगे। इधर एकांश ऑफिस पहुंच थोड़ा बहुत फाइल वर्क और 2 मीटिंग अटेंड करने के बाद आयुष को कॉल लगाता है, जो कि दूसरे केबिन में बैठा हुआ था। उसका कॉल बिजी आ रहा था। इधर आयुष फोन पर अपनी वाइफ महिमा से बात कर रहा था और वो फोन पर चिल्ला भी रहा था, अंडरस्कोर महिमा, तुम पागल हो क्या? क्या जरूरत थी वो व्रत रखने की? वैसे ही मुझे तुम अपने करीब कब आने देती हो? जो अब ये सब मैं कुछ नहीं जानता, शाम को पूरी तरीके से तैयारी के साथ आ रहा हूँ मैं, थोड़ा नेटफ्लिक्स देखेंगे और फिर तुम फिर मैं। तभी दूसरी तरफ से महिमा बोली, अंडरस्को देखो, मम्मी के घर जगराता है आज रात, मैं वही जा रही हूँ, खाना आंखें बना लेना, मुझे पंडित जी ने मेरे ग्रह के अनुसार नुकीली धारदार चीजों से दूर रहने को कहा है, तो मैं सब्जी तक नहीं काट पाऊंगी। आयुष चिढ़ते हुए फोन पर बोला, अंडरस्को अरे पहल औरत, चाकू कुछ नहीं है, तेरी जबान से नुकीली धारदार चीज इस दुनिया में आज तक नहीं बनी, फोन रख, मेरी वर्जिनिटी के तो अच्छे से लगे पड़े हैं। और फिर उसने कॉल कट कर दिया। आगे जारी है। आपका दिन शुभ हो। दिल।